ही हमारा काम होने वाला है और आप जीतने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने बुल्ढाना में 24 दिसंबर 2024 को पेंशनरों को संबोधित किया। दोस्तों NSC मुख्यालय बुल्ढाना में EPS 95 पेंशनधारकों का आंदोलन लगातार चल रहा है। आज 6 साल पूरे हुए 7 वर्ष का पहला दिन है। दोस्तों आज महिला शक्ति ने अनशन आंदोलन किया। महिला शक्ति में शोभा ताई RS जी, सरिता ताई नारखेड़े जी, कविता ताई भलेरे जी, आशा ताई सिल्की जी, जनाभी अभोरे, लक्ष्मी ताई गौहाले जी, लीला ताई गौहाड़े जी, परमिल ताई धरसाकार जी, कंडका ताई प्रखार जी, इन सभी नारी शक्ति ने आज आंदोलन किया। 24 दिसंबर 2024 को 6 वर्ष पूर्ण हुए 7वें वर्ष का पहला दिन रहा। 24 दिसंबर 2024 को EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के लगातार बुल्ढाना महाराष्ट्र में आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों आपको जानकारी होगी कि अनशन आंदोलन लगातार यहाँ पर जारी है। EPS 95 पेंशनधारकों की जब तक मांगें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह अनशन आंदोलन जारी ही रहेगा। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी पहुँच करके सभी EPS 95 पेंशनधारकों को संबोधित किए और क्या कुछ हुआ। जो 20 तारीख को श्रम मंत्री जी के साथ श्रम मंत्री जी के ऑफिस में बैठक हुई थी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक कमांडर अशोक रावत जी ने बताया। कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि हमने श्रम मंत्री जी को प्रेजेंटेशन दिया हूँ। प्रेजेंटेशन देख करके श्रम मंत्री जी बहुत ही खुश हुए। श्रम मंत्री जी ने कहा कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है और हम आपका काम करेंगे। बहुत जल्द EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। मंडप में, ठंड में, बारिश में, धूप में यहाँ आकर यहाँ जो आप तपश्चर्या कर रहे हैं, ये तपश्चर्या का फल पूरे भारत के पेंशनरों को मिलेगा। अभी आप लोगों के साथ साथ हमारे जो नेता आज यहाँ नहीं है, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी जो हमारे महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, उसी प्रकार PN पाटिल जी जो हमारे राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार है, आदरणीय रमाकांत नरगुण जी जो हमारे प्रमुख मुख्य समन्वयक है भारत के, उसी प्रकार हमारे अनेक राज्यों के अनेक नेतागण जो हर जगह पे अपनी नेतृत्व में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही। अभी कल से मैं जा रहा हूँ, वारंगल में सभा होगी परसों, उसके बाद बेंगलोर में, मैसूर में, तुमकुर में, एयरटेल में, इतनी सभाएं करके हम लोग वापस आएंगे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सभाएं चल रही है, हर जगह सभाएं चल रही है। ये पूरा भारत जागा है और उसके जागने के पीछे मुख्य कारण है हमारे जो नेतागण है, उनका नेतृत्व अच्छा है, प्रामाणिक लोग हैं और उसी प्रकार यहाँ पर जो लोग धुनी जमा के बैठे हैं, उसका प्रकाश पूरी दुनिया में फैलेगा। आपके संघर्ष की दखल कॉग्निजेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार लिया। 2 बार हमें बुला के आधा घंटा चर्चा की। ये सामान्य बात नहीं है। इतनी सारी संगठनाएं हैं, इंटक है, BMS है, सीटू है, आयतक है, SMS है और भी संगठनाएं हैं, उनको नहीं बुलाया। आपके नेताओं को बुलाया और उनके साथ उन्हें आधा घंटा चर्चा की। पहली बार चर्चा की तभी उन्होंने कहा था ये काम होना चाहिए। तब उन्होंने कहा था मैं जानता हूँ, मैं आपका काम भली बातें मुझे मालूम है, याद है, लेकिन इसमें बहुत सारी
ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स होती है जो पूरी करने के बाद मैं उसको डिक्लेयर कर सकता हूं, तब तक मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे इधर जो कहावत है मराठी में कि सब सोंग कर सकते हैं, पैसे का स्वांग नहीं रचाया जाता। और आज का काम होने के लिए सरकार को हर साल तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन इतना बड़ा पैसा हमने सरकार को बताया। प्रधानमंत्री के बाद मुलाकात होने के बाद हमारी वित्त मंत्री जी से मुलाकात हुई, आदरणीय निर्मला सीतारामन जी से आधे घंटे 2 बार चर्चा हुई, पूरी अर्थव्यवस्था पे चर्चा हुई, उनके लेवल की चर्चा हुई। मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपके नेता हर लेवल में उस लेवल जैसे बिहेव करते हैं। और जब ये चर्चा हुई तो उनको भी समझ में आया कि ये लोगों का जो उद्देश्य है वो केवल पैसा निकालना नहीं है, वो कुछ करना भी चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए। और इसलिए उन्होंने ये बात बिल्कुल मानी है कि हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद ये चौथे वित्त मंत्री लेबर मिनिस्टर है जिनके साथ हमारी चर्चाएं हो रही है। परसों के दिन शुक्रवार को जो चर्चा हुई वो बहुत ही रोचक थी और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। उस चर्चा के दौरान हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। आपको मालूम ही होगा आपकी संगठन किस तरीके से काम करती है। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी है, पाटिल साहब है, नरवल साहब है, बहुगुणा जी है। प्रेजेंटेशन कहीं और बन रहा है, कोई और बना रहा है, उसका प्रेजेंटेशन कोई और देख रहा है, चेक कर रहा है। सब कुछ करके पूरा डाटा कलेक्ट करके फाइनल प्रेजेंटेशन मेरे पास या हमारे पास आता है, उसको हम काट छाट करते हैं। बराबर कितना दिखाना है, क्या बताना है, इसके ऊपर चर्चा होती है और उसके बाद पूरा भारत आपके लिए काम करता है। हम साहब ने गए उसका प्रेजेंटेशन बनाया, दिखा दिया, वो बहुत बुद्धिमान है ना। हर किसी की बुद्धि काम में लाना ये नेता का काम होता है। नेता बुद्धिमान ना भी हो, लेकिन अगर आप बुद्धिमान है तो आपके बुद्धि का उपयोग करना मुझे आना चाहिए। अगर आप मेहनती है तो आपके मेहनत का काम आपसे करवाना मुझे आना चाहिए, और उसके लिए हमें थकना नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप में, जो हमारे संगठन में है। इतना सारा प्रेजेंटेशन हमने जमा करने के बाद दूसरे दिन शुक्रवार को 10 बजे प्रेजेंटेशन हुआ 20 तारीख को। उसमें आदरणीय श्रम मंत्री जी अध्यक्षता में हुआ, सभी सीपीएफसी बड़े बड़े आईएएस अफसर थे, हमने प्रेजेंट किया। 1 घंटे का प्रेजेंटेशन के बाद जो हमारे आदरणीय लेबर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने कभी देखा नहीं। उन्होंने ये कहा अगर मुझे प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लगता तो मैं पहले 5 मिनट में निकल जाता, लेकिन मैं आपके साथ बैठा रहा, मैंने 1 घंटा आपकी बात सुनी। आप लोगों के विचार बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का प्रेजेंटेशन का स्टाइल अच्छा है और आप लोगों का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये कहा कि मैं भी आपके साथ हूं, हम ये काम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। और यही है कि मैं अगर अकेला करूंगा तो आपको छोटी रकम मिलेगी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो आप चाहे आपको मिले। इसलिए मेरी चर्चाएं वित्त मंत्री के साथ हो रही है और वित्त मंत्री भी आपके पक्ष में है। आपने 2 बार उनको प्रेजेंटेशन दिया है और उन्होंने सुना है, उनकी मेरी बात होती रहती है। और मैं आपको बताता हूं आपका काम अच्छा काम होगा और जल्दी से जल्दी होगा। सवाल ये नहीं है कि कोई 120 रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो उसका अपना अधिकार है। तो देना चाहता है तो जो देगा उसका भला, ना देगा उसका भी भला, बराबर है ना। मैंने पहले भी कहा यह संगठन जो चलता है वो किसी मंदिर की तरह चलता है कि कोई वो डब्बे में डाले ना डाले, कोई भगवान चेक नहीं करता आपको, लेकिन उसको प्रसाद भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। तो ऐसा है, अब आपको देना चाहते हो आपकी
इच्छा है कि चलो मुझे लगता है मैं इसमें डालूं तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, लेकिन खाना खा के जाना, खाना जरूर खाना। 120 रुपया जो नहीं देगा उसको भी पेंशन बढ़ेगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप अगर 120 रुपया ना दो 1 साल के तो भी आपकी पेंशन बढ़ने वाली है। तो जिसको देना है दो, जिसकी श्रद्धा है वो दो, जिसकी श्रद्धा नहीं है वो मत दो, लेकिन प्रसाद मिलेगा जरूर। तो हमारा काम होने वाला है और उसके लिए बजट में प्रोविजन भी होगा। और आप सब लोगों के चेहरे पर, पूरे देश के 78 लाख लोगों के चेहरे पर हंसी हम देखना चाहते हैं, मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो सभी लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे। मेरी एक विनती है, अगले 3 महीने तक मरना नहीं, अगले 3 महीने तक मरना नहीं। यमराज आता है तो बोलना भैया 4 महीने बाद आ जाना, फिर तेरे को भी मैं थोड़ा सा मेरा पेशेंस होगा, हमारा काम होने दो फिर तुम्हारा काम करेंगे। तो यही मेरा कहना है, आप खुश रहो और मैं बताता हूँ आपका काम जरूर होगा। हम सब लोगों के चेहरे पर खुशी होगी, सभी पूरी कायनात हमारे साथ है। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में क्या कुछ अपडेट किया गया है, आज कमांडर अशोक रावत जी ने विस्तार पूर्वक बताया है EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। रावत जी ने कुछ इस तरीके के बताया है पेंशन को लेकर के, जिनकी 1000 रुपये है उनको 7500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं जिनकी पेंशन 2000 रुपये है उन्हें 8,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं जिनकी पेंशन 3000 रुपये है उन्हें 9,500 प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस तरह का प्रपोजल माननीय श्रम मंत्री जी को दिया है उस हमारे साथ, तो इसलिए हमारा काम होगा, जरूर होगा, आप बिल्कुल निश्चय करिए। हमने मंत्री जी को बताया, मंत्री जी को हमने कहा कि आपके पार्टी का, बीजेपी का जो सपना है, जिसको आप अंत्योदय कहते हैं, आखिरी इंसान का उत्थान, लाइन में लगे आखिरी इंसान का उत्थान, उसको अंत्योदय आप बोलते हैं, वो अंत्योदय का ये आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण होगा। इसमें जो शक्तिहीन है, अर्थहीन है, उस आदमी को स्वाभिमान देके खड़ा करना ये आपकी जिम्मेदारी है, उसमें हम आपका साथ देंगे। उनको हमने ये भी कहा कि हमारे देश में हम वृद्धाश्रम खोलते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पालते हैं। अगर आप उन माँ बाप को उसी घर में फाइनेंशियली एम्पावर करो, उसको 10,000 रुपए दे दो, तो उसका बच्चा प्यार से, प्यार के लिए नहीं, कम से कम 10,000 के लिए उसकी देखभाल करेगा और आपको वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके कई फायदे हैं और हमने जो निर्णय बीच में लिए, कुछ निर्णय हमने लिए, आंदोलन पीछे लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब काम हो रहा है जबरदस्ती उंगली करने में क्या फायदा है? बराबर ही नहीं, तो इसलिए हमने वापस लिया और उसका परिणाम अच्छा हुआ, वो खुश हुए, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना और जल्दी ही हमारा काम होने वाला है और आप जीतने वाले हैं। मेडिकल सुविधा और हायर पेंशन पर भी चर्चा हुई। मेडिकल सुविधा में श्रम मंत्री जी ने बताया कि मेडिकल सुविधा आपको 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी है आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सभी 70 साल के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने मांग की कि जो EPS 95 के रिटायर कर्मचारी है उन्हें 58 वर्ष से रिटायर होने के बाद से ही आयुष्मान कार्ड लागू किया जाना चाहिए। इस पर भी श्रम मंत्री जी विचार करने को कहे हैं। श्रम मंत्री जी आयुष्मान कार्ड 58 वर्ष के बाद भी लागू करेंगे।
इन सब मुद्दों पर माननीय वित्त मंत्री जी से बात चल रही है। माननीय श्रम मंत्री जी ने बताया है, अगर श्रम मंत्री जी ने ये भी कहा है कि हम पेंशन अपनी तरफ से दे दें, लेकिन हमारी तरफ से पेंशन कम मिल पाएगी। अगर वित्त मंत्री जी की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है तो आपकी पेंशन बढ़िया मिल पाएगी। इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, आप इंतज़ार कीजिए, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। वहीं हायर पेंशन की बात की जाए तो हायर पेंशन का भी काम चल रहा है और सभी जो भी पैसे जमा करा रखे हैं उनका हायर पेंशन का मामला पूरा होगा, उनको भी हायर पेंशन दी जाएगी। 2 महीने का समय मांगा है। मार्च तक सभी EPS 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन लागू होगी और जो भी हायर पेंशन के लिए आवेदन कर रखे हैं उनके हायर पेंशन का भी मामला हल होगा, सभी का हायर पेंशन भी दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद है। ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।